दो राज्यों के चुनाव दोनों ही बड़े जबरदस्त हैं। जम्मू कश्मीर हरियाणा दोनों चुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों ही बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि इन चुनावों में अपेक्षित परिणाम उनके लिए आए। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे क्योंकि आज दूसरे चरण का मतदान हुआ और जन्नत में ये जो जनमत है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 10 सालों बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें से 3 जिले घाटी के और 3 जम्मू संभाग के हैं, जिसमें 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आतंक प्रभावित इन जिलों में सुरक्षा चाक चौबंद है, जिनमें पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे चरण में 25 लाख मतदाता हैं, जिनकी सुविधा के लिए करीब 3,502 मतदान केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें से 1,056 शहरी और 2,446 ग्रामीण क्षेत्रों में है। खास बात यह है कि इस चरण में बड़ी संख्या में युवा चुनाव लड़ रहे हैं। 40 वर्ष की आयु तक के प्रत्याशियों की संख्या 85 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अनुच्छेद 370 को भावनाओं से जोड़कर मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। बीजेपी ने शांति, स्थिरता और विकास का नारा देकर घोषणा पत्र के वादों के प्रचार पर जोर दिया है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा सभी प्रमुख दल कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कश्मीर पहुंचे। आपको बता दें कि पहले चरण में करीब 60% वोटिंग हुई थी। इस बार दोपहर 3 बजे तक काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है। इससे ये बहुत स्पष्ट होता है कि जम्मू कश्मीर में जो लोगों का उत्साह है वो ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। दूसरे दौर की वोटिंग के बाद क्या है जम्मू कश्मीर का हाल, इस पर चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए सुबह से मतदान जारी है। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान का प्रतिशत ये बता रहा है कि घाटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कितनी मजबूत हुई है। भारी मतदान को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जहां कभी वोटिंग के बहिष्कार का ऐलान होता था, आज वहां रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। जैसे अगर आप ये दिखा सकें किस तरीके की लाइनें वहां लगी हुई हैं और beat the valley of Srinagar, everywhere there are people around, long queues since morning. See the crowd, so peaceful, and the shine in their eyes, as if they are waiting for their own history to be written by themselves. So this is what it is. We showed you, we gave a glimpse of what we do whole day here during the election day. दूसरे चरण के मतदान के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे अपना वोट डालें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस अवसर पर मैं उन सभी युवा साथियों को बधाई देता हूं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के प्रचार के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जम्मू पहुंचे हैं। उन्होंने दूसरे चरण के हो रहे मतदान के बीच कहा कि हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। सही तरीका वही था। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनते ही आपको स्टेटहुड दिलाएंगे। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है। जम्मू कश्मीर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि वोटर जो है घर से बाहर निकल कर मतलब वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव है जम्मू कश्मीर का, ये चुनाव बीजेपी जरूर जीतेगी, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने 370 आर्टिकल हटाकर वहां का आतंकवाद 95% खत्म कर दिया है। वहां के लोगों के मन में जो डर था वो निकाल दिया है।
जम्मू कश्मीर विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव देखने आए विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने कई मतदान केंद्रों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका, मैक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के दिल्ली स्थित दूतावासों के राजनयिक शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जाहिर तौर पर 10 साल बाद चुनाव हो रहा है तो एक उत्साह होता है, लेकिन जिस तरह के हालात बने कश्मीर में उससे भी एक उत्साह बढ़ता है। यानी बहुत सुरक्षित माहौल में यहाँ पर मतदान हो रहा है और ये बहुत महत्व का विषय है। गरिमा दसौनी जी जो प्रवक्ता कांग्रेस हैं और राकेश पंत जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूँ। और फिर मेरे साथ कुछ पत्रकार कश्मीर से और कुछ एक्टिविस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं पहले आप दोनों से इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर थोड़ा सा समझ लें। काफ़ी कुछ बातचीत हुई है गरिमा जी, पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने 370 पे, हालांकि अब मैं नहीं जाऊंगा, बहुत बात कर चुके हैं उसके ऊपर आप लोगों के स्टैंड को लेकर, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार नहीं है। आपके वादे सिर्फ वादे न होकर कुछ ठोस तौर पर दिखाई दें या लोगों को अपील करें, क्योंकि अब इतना तो जनता भी जानती है कि आपके बोल देने से तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल नहीं जाएगा। फिर इस तरह की चीज़ें क्यों रखी जा रही? क्या इम्पैक्टफुल आप दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको जनता चुने यहाँ पर? देखिए, इसका कारण है पॉजिटिव एटीट्यूड, और हमें लगता है क्योंकि ज्योतिष गणना के हिसाब से भी और भविष्यवाणी भी जो हो रही है देश के अंदर, उससे ये लग रहा है कि अगले साल की तिमाही भी मोदी सरकार नहीं देख पाएगी। सभी जगह ये बाजार गर्म है कि ये सरकार बहुत जल्द अपनी कुनीतियों की वजह से गिरेगी और केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। एक विडंबना आप देखिए कि जो स्टेटहुड छीनते हैं वही स्टेटहुड वापस लौटाने की बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में बोलकर आए, आपका स्टेटहुड लौटाएंगे। छीना किसने था? ये कोई सवाल पूछे अमित शाह से? और मोदी जी का ट्वीट आपने बड़ा खूब दिखाया। मोदी जी ने अपने ट्वीट में लिखा है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाहर निकलें और वोट करें। कौन सा लोकतंत्र जनाब, जिसकी हत्या आपने 10 साल पहले कर दी? लोकतंत्र तो मतदान से, विधानसभा चुनावों से, लोकसभा चुनावों से होता है। लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन होती है। आपने तो 10 साल से जो गला घोंट कर रखा हुआ है जम्मू कश्मीर का, जो गरीबी, जो मजलूमियत और जो दंश उनने झेला है दमन का, उसको लोकतंत्र कहते हैं। और कई डिबेट्स में मैं आज बैठी जम्मू कश्मीर की, और ये कहा गया भाजपा प्रवक्ताओं के द्वारा कि देखिए लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। लोकतंत्र का महापर्व शब्द इन लोगों के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी यूनियन टेरिटरी को, हर बार यूनियन टेरिटरी को तो राज्य का दर्जा मिलता है, लेकिन एक राज्य को आप यूनियन टेरिटरी बना दें, ये पहली बार देखने को मिला। उल्टी गंगा पहली बार बही। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहती हूं कि हमारी जो ये 7 हमने वादे किए हैं, ये दुखती नब्ज हैं। जम्मू कश्मीर के जो ये 7 वादे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा का वादा हो, चाहे अच्छे स्वास्थ्य का वादा हो, चाहे बेरोजगारी हटाने के लिए 1 लाख रिक्त पदों को भरने का वादा हो, चाहे हर घर के हर सदस्य को, हर परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन की बात हम कर रहे हो, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख की सहायता की बात कर रहे हैं और बिना ऋण के कर रहे हैं, हम पिछड़े वर्ग को और ओबीसी को उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं, हम तहसीलों में एक मोबाइल क्लिनिक और एक एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, और जिलों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हर घर की मुखिया को 3,000 रुपए का वादा हमने किया है, और स्टेटहुड का वादा। गरिमा जी, आपकी घोषणाओं को हमने, कि प्रदेश दर प्रदेश भाजपा की सरकार गिरेगी, और देखिएगा आप अगले साल के मार्च या अप्रैल तक ये सरकार भी गिर जाएगी जिस केंद्र सरकार के बल पर अहंकार में आ रहे हैं भाजपा के लोग। और अब ये ठावले जी को सुनकर तो मुझे लगा, गरिमा जी, हाँ, आपने बढ़िया अपनी बात को रखा। मैं चाहूंगा बाकी मेहमानों को भी सुना जाए एक एक करके। फयाज हमीद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के। फयाज भाई, आपका भी बहुत बहुत मैं खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। राकेश जी, आपने बात को सुना। हालांकि ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो कई बार मेरे सामने आते हैं, तो मैं इसमें बीच में नहीं आऊँगा क्योंकि मैं देखता हूँ रेपुटेशन है बहुत सारी चीज़ों का। फिर भी लोकतंत्र 370 का हटना, वहाँ पर जब तक एलजी का गवर्नेंस रहा तो बहुत सारी विसंगतियों का होना, ये कुछ बातें हैं जिनको कांग्रेस पुरजोर तरीके से कहती है। जो यहाँ से अभी गरिमा जी ने जितनी बातें कही, वो इनमें से ये बातें मैं कुछ आपके सामने रख सकता हूँ।
पहले तो गरिमा अपना घोषणा पत्र पढ़ रही थी, मुझे लगता है वो लेट हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ अपना घोषणा पत्र जारी किया जब पहला फेज जो इलेक्शन का था उसके ठीक एक दिन पहले, तो वो लेट गई। ये काम चलाते रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र से, जो इस्लामाबाद से बनकर आया। रही बात, इस देश में बहुत सारी चीजें पहली दफा हुई हैं। लोकतंत्र की अगर सही मायनों में हत्या हुई तो 25 जून 1975 को हुई, जब इस देश पर इमरजेंसी थोपी गई सिर्फ एक नेता को बचाने के लिए, उसका चुनाव बचाने के लिए। उसके बाद 3 सरकारों को 1993 में आपने डिसमिस कर दिया कांग्रेस ने, तीनों चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार रही। तो इसलिए लोकतंत्र की हत्या पर हमें ज्ञान ना दें। हमने यहाँ पर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया है और उसका जीता जागता सबूत है इतनी बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगना कश्मीर में। लोग बंदूकों के साए से बाहर निकलकर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगना, इतनी बड़ी बड़ी लोगों का इस शिद्दत के साथ इस महापर्व में हिस्सा लेना, यह दर्शाता है कि 370 जाने के बाद लोग उस बंदूक के साए से बाहर निकलकर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा दे रहे हैं। इन्होंने क्या दिया था? ये लोग आतंकवादियों के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके साए में छोड़कर ये लोग लंदन भाग गए, जिनके साथ आज ये लोग गलबहियां जहां इन्होंने डाली हुई है। और दूसरा, यहाँ की जनता से पूछिए, यहाँ के लोगों से पूछिए कि 370 जाने के पहले के चुनाव और 370 जाने के बाद ये जो पहला चुनाव हो रहा है, इसमें अंतर कितना है। आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि लोग क्या हैं। और मैं एक चैनल में अभी बड़गाम के हमारे एक मुस्लिम भाई बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो 370 जाने के बाद यहाँ लोकतंत्र मजबूत हुआ है। याद रखिए, मुस्लिम भाई बोल रहे हैं, हम नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग इतने बड़े पैमाने पर प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, बिना डर के हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय जो सारा है वो केंद्र की मोदी सरकार को जाता है, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों को जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर सरकार भी बनाने जा रहे हैं। और दूसरा, ये फेज देख लीजिए आप, एक मिनट में आपकी बात कंप्लीट कर लूं गरिमा जी। मैं आऊंगा गरिमा जी, आपके पास आऊंगा, मैं डेफिनेटली आऊंगा। दूसरा, आप नोट करिए पॉइंट, आपको जो भी लगता है। पहले फेज का चुनाव देख लीजिए और ये दूसरे फेज का चुनाव देख लीजिए। बहुत बड़े पैमाने पर बहुत हाई टर्नआउट जो है वो हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है, इनके जमाने में तो आपकी ये जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको लूट लिया जाता था। और उसके बाद ये इल्जाम इन पर, ठीक है राकेश जी, आपने जो बातें बोली उसमें अभी मुझे जो महत्वपूर्ण बिंदु लगा है वो ये कि 370 हटने के बाद लोकतंत्र मजबूत हुआ है। लोगों में ये जो उत्साह, वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, इसकी वजह 370 के बाद एक सुरक्षात्मक माहौल बनना है। ये आपका स्टेटमेंट मुझे आपके स्टेटमेंट से समझ में आया। गरिमा जी, मैं आपके पास आऊंगा, फयाज भाई भी खड़े हुए हैं, तो जरा एक एक स्टेटमेंट जान लेते हैं। आप पॉइंट रखिए अपना। फयाज भाई, 370 हटने के बाद क्या परसेंटेज बढ़ा है या 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं इसलिए बढ़ा है? अभी जो एक हम रिस्पांस देख रहे हैं, क्या एक मिजाज रहा भी है ऐसा ही कश्मीर का कि इसी तरह से होता है? हालांकि मैं देख रहा हूं, मैं तो जानना ये भी चाह रहा था श्रीनगर में इतना कम मतदान क्यों होता है और बाकी जगह पर इतना ठीक ठाक मतदान क्यों हो रहा है। लेकिन ओवरऑल मुझे बताइए कि माहौल क्या है, लोगों में सचमुच उत्साह है, और अगर है तो क्यों? सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो कश्मीर का आखिरी जिला है कुपवाड़ा का वो खिता है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। अगर मेरे सामने आप, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो पहाड़ी है जिसके पीछे सरहद शुरू होती है, यानी कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। तो यहाँ से मैं आपको ये बताऊं कि एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दफा 370 जाने के बाद मुझे जो मिला, यहाँ के आवाम को जो मिला, वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी। जो हम सांस ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमें दिक्कत नहीं है सांस लेने में, क्योंकि जो खौफ यहाँ पे था वो खौफ खत्म हो गया। अब जो आज इलेक्शन हुए, सेकंड फेज था, उसमें परसेंटेज वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी, लेकिन काफी बेहतर है उन इलेक्शन से जो इससे पहले 2014 में हुई है, उससे पहले हुए। इसका मतलब यह है कि जो बंदूक का साया है, जितना बंदूक का डर खत्म हो रहा है, लोग बाहर आ रहे हैं, लोग अपने नुमाइंदों को चुन रहे हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि अभी जो हमारी कोई मैडम वहां पे बात कर गरिमा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस जी। हाँ, हमारा जमहूरियत का गला घोटा गया है। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जब सरकारें हुआ करती थी, मुझ पे 10 बार अटैक हुआ पत्थरबाजों की तरफ से, तो सरकार तो हमने बनाई थी, वो हमारी सेफ्टी कहाँ थी? यहाँ के सिटीजन की सेफ्टी कहाँ थी? एक बात मानना पड़ेगा, एक बात हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे बीजेपी सरकार को, जिन्होंने कम से कम कश्मीर के अवाम को एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे दिया, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन
अभी भी मुझे लगता है खौफ का माहौल बरकरार है, क्योंकि श्रीनगर के ईदगाह, बाकी जो खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें वो परसेंटेज नहीं रही जो हम उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन ये परसेंटेज उस परसेंटेज से काफी बेहतर है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि उस दिन डर का माहौल बहुत ज्यादा था। जी, आपने मुझे बहुत बढ़िया से समझाया, और जो मेरा सवाल था श्रीनगर वाला वो भी आखिरी में एड्रेस किया। गरिमा जी, यहाँ तो देखिए, अब फयाज अहमद हामिद जो हैं वो वहीं पर मौजूद हैं, वहाँ के बाशिंदे भी हैं, वहाँ के पत्रकार भी हैं, ज़मीनी तौर पर चीज़ों को जानते हैं। उनका कहना है 370 हटने के बाद खौफ का माहौल ख़त्म हुआ है, लोग स्वच्छंद हवा ले पा रहे हैं, खुली सांस ले पा रहे हैं, और यही वजह है कि बड़ी तादाद में निकले, जिसको चुनाव आयोग ने भी आज देश के सामने रखा और कहा देखिए लंबी लंबी लाइनें, देखिए आंखों की चमक लोगों की। देखिए, मुझे लगता है टैलेंट हंट बहुत लंबा चला होगा किसी पत्रकार को इस चैनल में जोड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। और यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि अलग अलग स्वभाव के और अलग अलग ओपिनियन के लोग हमारे वहां हैं, पत्रकार भी उनमें सम्मिलित हैं, और पत्रकार की अपनी एक राजनीतिक सोच होना, उसमें कोई गलत नहीं है। फयाज जी की हर बातें सर आंखों पर। मैं यहाँ पर राकेश जी की बात का जवाब दे दूं। राकेश जी ने कहा कि देखिए आज हमने लोकतंत्र जिंदा कर दिया, देख लिया हमने इतनी चमक लौटा दी जम्मू कश्मीर के लोगों पे। माइंड यू माय डियर, ये जो हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वहां विधानसभा चुनाव करवाइए। आपका बस चलता तो आप तो कभी विधानसभा चुनाव ना करते। ये सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद, उनकी लाठी के बाद आपको मजबूरन वहां चुनाव कराने पड़े हैं। और कितना सेफ हुआ है जम्मू कश्मीर, देखिए प्रवीण भाई, के 100 दिन में, तीसरे कार्यकाल के मोदी जी के 100 दिन में 26 आतंकी हमले, 21 जवान शहीद, 29 जवान घायल, 15 सिविलियन शहीद, 47 सिविलियन घायल। ये तो इनके आतंकी हमलों का लेखा जोखा है मात्र 100 दिन का। वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया आज तक पता नहीं चला। सतपाल मलिक ने बहुत अच्छे खुलासे किए भाजपा गवर्नमेंट को लेकर, जो महबूबा जी के साथ मिलकर इन्होंने बनाई थी। और ये आरडीएक्स आने जाने, पुलवामा अटैक और स्ट्राइक जो ये लोग करते हैं, उन सब चीजों को लेकर सतपाल मलिक जी ने सब खुलासा किया। अब इन्होंने कहा, गरिमा जी ने यहाँ मैनिफेस्टो अपना पढ़ दिया। भैया एज अ कांग्रेस प्रवक्ता ये मेरा काम है। अभी तो केवल दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, अभी तो कई और चरण बाकी हैं। वो कह रहे थे लेट लाए हैं आप, मैं लेट बताऊंगा, लाए हैं। प्रचार प्रसार नहीं, करूंगा उनका अपनी सवाल, योजनाओं का। यही तो मेरा काम है एज अ प्रवक्ता कि घर घर तक मेरी योजना पहुंचे, घर घर तक मेरे मंसूबे उनका और मंशा कहना था पहुंचे। गरिमा जी की लेट। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए गरिमा जी, गरिमा जी सुनिए तो सही। गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, एक मिनट, एक मिनट। अरे आप ही से पूछ रहा हूँ गरिमा जी, आप ही से पूछ रहा हूँ गरिमा जी, गरिमा जी एक मिनट गरिमा जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। एक चर्चा का तरीका होता है, धारा प्रवाह, निर्बाध आप चीजों को बोलती जाएंगी, कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए, सम्मान है, आप इसीलिए इस पैनल पर हैं। मैं ये जानना चाहता हूं जो राकेश पंत, व्हाट डू यू मीन धारा प्रवाह रख रही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। वो आप बाकी काउंटर करने के लिए उस प्रवक्ता को बोलिए, वो नोट डाउन करे मेरे पॉइंट्स को। तो बात तो सुन लीजिए। उसमें ब्रेक क्यों लगा रहे हो भाई? मैं क्यों फुल स्टॉप और कॉमा ये सुन लीजिए आपकी क्यों ब्रेक लगाया। चलिए यही सुन लीजिए कि ब्रेक क्यों। चैनल में 1 मिनट देते हैं विपक्ष के प्रवक्ता को, 1 मिनट, उनको 4 मिनट। मैं आपको 1 मिनट सुनिए तो सही। गरिमा जी, गरिमा जी, मुझे लगता है बहुत बेसिक्स को समझिए आप बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत एग्रेसिव हैं आप। यहां पर आपको कहीं एग्रेशन दिख रहा है? आप इस शो की लिंक देखिएगा, अपना टाइम नोट करिएगा, आप कितनी देर बोली हैं उसको नोटिस करिएगा, और राकेश पंत जी का उनका भी आप नोट करके भेजिएगा। आपको काम दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पैनल पर बैठा व्यक्ति अरे गरिमा जी, आप सुनती ही नहीं है, आप तो गजब हो गया। ये घर की बहस नहीं चल रही है, ये घर की बहस नहीं चल रही है, यहाँ पे सुनना नहीं है, सिर्फ बोलना है। योर ऑनर, आई टेक इट, आपकी अदालत में खड़ी हूं तो आप फुल्ली पोस्टमार्टम करिए, कोर्ट मार्शल करिए। कांग्रेस के मैं क्या कह रहा था वो तो सुन लीजिए गरिमा जी। बनने के लिए प्रवक्ता तैयार। गरिमा जी, मैं कह ये रहा था आपसे कि राकेश पंत जी का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के भरोसे आप लोग थे, देरी से अपना घोषणा पत्र लाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि घोषणा पत्र आपने क्यों पढ़ दिया। तो मैं चाह रहा था कि आप उनके सही सवाल का जवाब दे दें कि घोषणा पत्र देरी से क्यों आया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर डिपेंडेंसी कितनी है। ये मैं आपको इंटरवीन करके कहना चाह रहा था, जो आप सुन नहीं पाई।
जब भी मिली जुली तरीके से चुनाव लड़ा जाता है तो सरकार आने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। ये इतनी छोटी सी बात तो सबके ही समझ में आती होगी कि उनके मैनिफेस्टो की जो बातें जायज होंगी वो ली जाएंगी, हमारे मैनिफेस्टो की जिस बात पे सर्वसम्मति होगी, सर्वानुमति होगी, वो ली जाएगी, एक कंसेंसस पैदा किया जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ देखने की जरूरत है। ये इतने समझदार यहाँ सब हैं। मुझे बताइए, फॉरेन डिग्निटरीज आ सकते हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट क्यों नहीं आ सकते? क्यों प्रतिबंध लगा है जम्मू कश्मीर के चुनाव में फॉरेन जर्नलिस्ट के आने पर? फॉरेन डिग्निटरीज को घुमाए फिर रहे हो, कोई कंट्री नहीं छोड़ी, और फॉरेन पत्रकार नहीं आ सकते। आप रेलवेज की हालत देख लीजिए, 36 रेल दुर्घटनाएं, उसमें 15 लोगों की मौत और 112 लोग घायल। ये आप सुरक्षा दे रहे हैं इस देश को? और ये जो आज चुनाव की अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आप या चुनाव आयोग, नो, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अगर ये कहा लोकतंत्र आपने, बचा है ये कहा 10 आपने, साल बाद, नहीं तो कहा। 10 साल में क्यों नहीं कराए भाई चुनाव? ये आपने बात कही अगर कई तुम्ही बार। ने चुनाव कराने थे, 10 साल से बैठे हो ठीक है सत्ता भाई, पर, अमित रैना क्यों मेरे नहीं साथ हुए जुड़ 10 गए हैं, साल? कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। अमित भाई, ये पॉलिटिकल बहस और डिबेट तो चलती रहेगी। मुझे ये बताएं कि अभी फैयाज हमीद जो पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के और आखिरी ज़िले में इस वक्त मौजूद हैं, हमको दिखा भी रहे हैं कि वहाँ से पड़ोसी मुल्क की सरहद शुरू होती है, ठीक उस जगह पर खड़े हैं। 370 हटने के बाद में एक ऐसा माहौल मिला कि वो खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हालांकि आप लोगों के कश्मीरी एक्टिविस्ट के कई मुद्दे हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इस पर भी हम कई बार बात कर चुके हैं, राकेश जी भी उस समय पर साथ पे रहे। लेकिन मुझे ओवरऑल बताएं कि अभी जो चुनाव है उसमें उत्साह है, 10 साल बाद चुनाव होने का उत्साह है, 370 हटने के बाद का उत्साह है, या किसी गवर्नमेंट को चुनने की एक बहुत आतुरता है लोगों में? देखिए, मैं आज सुबह श्रीनगर से वापस आया हूँ और परसों शाम को लाल चौक पे कार्यक्रम कर रहा था। मेरे राइट साइड पे कांग्रेस के प्रवक्ता थे, लेफ्ट साइड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, और भी पार्टी के प्रवक्ता थे। और ये मैंने पिछले 35 साल में होते हुए नहीं देखा था कि बीच लाल चौक में सैकड़ों लोगों से घिरे हुए आप इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं पे बात कर रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस पे बात कर रहे हैं। तो अगर ये बदलाव नहीं है तो मुझे नहीं पता बदलाव क्या है। आज मेरे भाई कुपवारा, जो एक हॉटबेड माना जाता था टेररिज्म का, वहां से बैठकर खुली सा हवा में आपको अपडेट दे रहे हैं। अगर ये बदलाव नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या बदलाव। जिस प्रदेश में इस देश का गृह मंत्री जाने में डरता था और पब्लिकली एडमिट करता कि मैं डरता था, आज उसी पार्टी का एक नेता सोपोर जैसे टाउन में बैठकर लार्ज गैदरिंग एड्रेस कर रहा है। अगर ये बदलाव नहीं है तो क्या है फिर बदलाव? आज 2 करोड़ टूरिस्ट अगर जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, अगर ये बदलाव नहीं है तो क्या है बदलाव? देखिए, समस्याएं हैं, हर स्टेट की अपनी समस्याएं होती है, आम नागरिक की भी समस्याएं होती है, मतलब, और बिल्कुल होनी, और उसको लेकर बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़कर उसको सुलझाने की बात करनी चाहिए। बिजली की समस्या है जम्मू कश्मीर में, एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, समस्याएं जो हर किसी राज्य में है वो इस राज्य में भी है। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको आइडेंटिटी क्राइसिस बना के रखा हुआ है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी 70 साल से एक ही राग अलाप रही हैं, या तो ऑटोनॉमी की बात कर लेती हैं, या तो 370 की बात कर लेते हैं, या रायशुमारी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप 3000 रुपए लेकर क्यों जा रहे हैं? आपके पास वो विजन क्यों नहीं है कि मैं इस युवा को 30,000 रुपए महीना कमा के दूंगा? तो आप उसको डिपेंडेंट क्यों बना रहे हैं 3000 रुपए पे? आप उसको ऐसा क्यों नहीं प्रावधान, ऐसा विजन लेकर क्यों नहीं आ रहे कि मैं उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकूं? समस्याएं हैं, आतंकवाद की समस्या है, खासकर जम्मू रीजन में है। जम्मू इंक्रीज होने के बावजूद, खासकर जो चिनाब वैली है और रियासी है, उसमें हमने रिसेंटली उसके बाद भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इससे बड़ा करारा तमाचा क्या हो सकता है आतंकवादियों पे, कि लोग जो 30 साल से, आज हम बात कर रहे हैं ना, 10 साल के बाद इलेक्शन है, इलेक्शन 10 साल के बाद नहीं हो रहे जम्मू कश्मीर। मेरा मानना तो इलेक्शन आज 35-37 साल के बाद हो रहे हैं। 1987 के बाद आज पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि इस इलेक्शन में ना बंदूक का डर है, ना आतंकवादी का बाइकआउट है, ना पाकिस्तान से थ्रेट है, ना हुर्रियत का कोई थ्रेट है, ना पत्थरबाजों का थ्रेट जी, है। तभी ये आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया और काफ़ी सारे एंगल को बताए। पर फयाज भाई, मैं पहले ये बताएं कि अगर आप वहाँ के हालात पर ये सारी चीज़ें कहें, अमित रैना जी को भी ये कहा जा सकता है, आपको भी ये कहा जा सकता है कि ये तो भैया बीजेपी समर्थित हैं, तो बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोग हैं, वहाँ की अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो क्या जवाब देते हैं आप लोग? सर, एक चीज बताना चाहेंगे। मेरी उम्र 40 से ऊपर है।
33 साल से यहाँ पे टेररिज्म चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 5 साल में देख रहा हूँ कि मैं एक सेफ इलाके में रह रहा हूँ। अब उस बात को छोड़कर मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, एक मेरी मैसेज है पूरे अपने मुल्क के लोगों को, वो ये है कि हमारी जो यूटी आज है, ये जो स्टेट हुआ करती थी, यहाँ की 2 सीएम महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये लोग भी इस वक्त कैंपेनिंग में है। लेकिन दुख एक इस बात का है कि जो इस राज्य को चला रहे थे, वो भी अगर मुल्क के हक में बात ना करे तो ये इस राज्य के लोग जाए कहाँ? इनका रास्ता क्या दिख रहा है? ये लोग, ये जो हमारे नेता है, ये लोगों को रास्ता क्या दिखा रहे हैं? क्योंकि आज तक जो पॉलिटिक्स चली है वो सिर्फ इसी बात पे चले कि आप देश के नाम गाली मारे, आप कुर्सी ले लीजिए, आप बंदूक का सहारा लेकर कुर्सी पे बैठिए, आप ग्रेवयार्ड्स का सहारा लेकर कुर्सी पे बैठिए। मुझे लगता है ये सारी पॉलिटिक्स बंद हो गई है, इससे कुछ बौखलाहट आ सकती है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं हूँ, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि हालांकि यहाँ पे किसी की सरकार नहीं है, एलजी यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि हम अपने आप को सिक्योर समझते हैं। एक रिक्वेस्ट होगी पूरे देश से कि कम से कम जो पॉलिटिक्स करते हैं यहाँ पे, वो कम से कम देश का नाम भी लिया करे, क्योंकि अगर आप देश के नाम पे गाली देकर कुर्सी हासिल करना चाहते हैं तो शायद, मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फयाज भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ऐसे समझता हूं, मैंने कई बार कई चर्चाओं में इसको उठाया है कि जहनियत की बात है कि वहां पर युवाओं के सामने जो मुद्दे रखते हैं, उनकी सोच में जो चीज डालते हैं, फिर वो आने वाली पीढ़ियों को भी दूषित करती है, उनके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि वहां के हालात जहनी स्तर पर बदले जाएं, जमीनी स्तर पर तो बदले ही जाएं, वहां पर विकास के कार्य होना चाहिए, रोजगार, लेकिन जहनियत को भी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राकेश जी, पहले तो आप इस जहनियत के बारे में बताइए भाई। चाहे जितनी आप कह लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरोसे ये रहे, जो भी बातें हों, लेकिन इसके बावजूद 370 को फिर से लाने का कुछ ना कुछ तो ऐसा असर रहा होगा जो इन राजनीतिक दलों को लगता है, बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, कि उन्हें ऐसा लगता है कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा और इसकी वापसी हो। भले ही कांग्रेस का स्पष्ट रुख ना हो इस पर, लेकिन वो एक तरीके से अपरोक्ष रूप से साथ में है ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के। क्या इसका कुछ असर बिल्कुल नहीं है? आपको लगता है राजनीतिक दल जो है वो ऐसे ही इस घोषणा को कर रहे हैं और शायद गलत दिशा में जा रहे हैं, या इसका क्या असर है? वो थोड़ा मैं समझना भी चाहूंगा, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को समझते हैं कि वहां पर एक वर्ग ऐसा है जिसको लगता है इसकी वापसी होनी चाहिए, भले ही आपकी भाषा में उनको गलत फीड किया गया हो। देखिए, अभी फयाज भाई ने जब बात करी और वो जिस तरह के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे, तो मुझे लगता है, मैं ये फयाज भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आम कश्मीरी की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि जब भी आप कश्मीर की बात करें तो अपने मुल्क की बात भी करें, अपने देश की बात भी करें। तो ये जहनियत में सबसे बड़ा बदलाव है 370 जाने के बाद। मैं ये बात बहुत बार कहता हूं कि 370 जाने के पहले अगर आप कश्मीर के स्कूलों को देखते तो वहां पर राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता था। वहां लाल चौक जो है वो बहुत बड़ा हब था टेररिज्म का। आज वहां जाकर जब लोग जो है वो सेल्फीज लेते हैं और फोटो खिंचवाते हैं तो लगता है कि माहौल और फिजा दोनों बदले। उसके बाद कश्मीर की हमारी बच्चियां जो है वो अपने हाथों से तिरंगा सिलकर जो है वो अपने अपने स्कूलों में लगाती हैं और राष्ट्रगान को बड़े बड़े उत्साह के साथ, बड़े फक्र के साथ गाती है। कश्मीरी जो आम कश्मीरी राष्ट्रवादी है वो अपने घरों के ऊपर तिरंगा लगाता भी है और उसको महफूज रखने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। ये ज़हनियत में सबसे बड़ा बदलाव है और यही प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन की जीत है जब वो बात करते हैं। और हम ये भी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, अगर कभी बात करेंगे तो वो कश्मीरी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करेंगे। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ बात करिए। उसके बाद इनका मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, ये पीएसए हटाने की बात करते हैं। जिन्होंने देश के विरुद्ध आतंकवाद या युद्ध छेड़ रखा है उनको जेलों से रिहा करने की बात करते हैं। पत्थरबाज लोग जो है उनको रिहा करने की बात करते हैं। तो 370 लाने का एक ये 370 के नाम के ऊपर बरगलाने का भी प्रयास जो है वो ये लोगों ने किया। तभी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के बीच में ऐसी चीजें रखी। जबकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने कहा कि अगर हम 100 साल भी लड़ ले तो 370 वापस नहीं आ सकता। तो मैं ये समझता हूं कि ये 370 लाने की जो ये बात करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि इन्होंने एक शील्ड की तरह, कवच की तरह 370 का इस्तेमाल किया अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, कश्मीरी बच्चों के हक को छीनने के लिए। अपने बच्चे बाहर पढ़ाए, यहां पर उनके हाथों में पत्थर थमा दिए, बंदूक थमा दी। अब वही कश्मीरी युवा जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट में इन दोनों को
जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके नेताओं को हराकर इसका हिसाब चुकता किया है। और मैं समझता हूं कि विधानसभा चुनाव में ठीक। रही सही खसर भी पूरी हो जी जाएगी। रा। और एक बात मैं जी, बोलना बोलिए, चाहूंगा बोलिए। कि देखिए, फयाज भाई पत्रकार है, किसी पार्टी के साथ उनकी कोई वाबस्तगी नहीं है, लेकिन गरिमा जी ने उनको क्या कहा कि ये टैलेंट हंट के द्वारा यहाँ ठीक पर है, लाए छोड़ गए दीजिए ना, पत्रकार मैं हैं। जाता ही समझता हूं छोड़ ये दीजिए सर। कश्मीरी युवाओं का अपमान है। ये मैं कश्मीरी जाता ही युवाओं नहीं इन का चीजों अपमान पे। है कि जो सही बोलता है देखिए, उसको कहीं आप और बोलते हैं डिबेट कि हो, ये अगर बीजेपी चर्चा के करने के लिए लोग कोई विषय ना हो तो इसी विषय पर 1 घंटे तक बात करते रहो, कोई मतलब नहीं। अमित रैना जी को भी यही बोल दो, भैया इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए। गरिमा जी भी बहुत मंझी हुई प्रवक्ता हैं, तो वो जानती हैं कि कहां पर क्या बोलकर क्या माहौल बनाना है। तो मैंने बोला इसलिए गरिमा जी को कि गरिमा जी, हम विषय पर रहें तो कुछ सार्थक निकल कर आएगा। आपका रहना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो बहुत सलाम करता हूं कि अगर 3 एक जैसे व्यूज आ रहे हैं, उसमें एक अकेला कोई डिफेंड कर रहा है तो बड़ा साहस का कार्य होता है। तो मैं चाहूंगा कि पहले तो आप ये बताएं कि एक एकीकृत कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर में ऐसा कुछ भी डिफरेंट, अब वो एक आप हिमाचल का या बाकी अन्य राज्यों के उदाहरण देते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कश्मीर को अगर एक करने का प्रयास, उसमें एक राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत है ऑलरेडी, लेकिन और मजबूत करने का प्रयास हो रहा, तो उसमें सहयोग देना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। पहले तो बहुत दिव्य दर्शन के लिए राकेश जी का धन्यवाद। उनके प्रवचन ऐसा लग रहा था मंत्रमुग्ध हो गए सब लोग, सबके मुंह में दही जम गया था और धारा प्रवाह उन्होंने बोला बिना रोक टोक के, और बहुत ही धीरे धीरे बोला, एक संत की तरह। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। खैर, आपने रैना जी की बात अगर सुनी हो तो अमित रैना जी ने जो यहाँ बात रखी चैनल के ऊपर, उससे मैं अयोध्या पहुंच गई और मैं, आप सोच लीजिए, सतयुग में और द्वापर में पहुंच गई। मुझे लगा रामराज आ गया है जेएनके में। इतनी खूबियां गिना दी जेएनके की अमित रैना जी ने कि लिटरली लगा कि रामराज आ चुका है जेएनके में। कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो क्योस, नो टर्मोइल, कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं है। सारे संसाधन जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं पर खर्च हो रहे हैं। हमसे तो 3,000 का हिसाब मांग रहे हैं रैना साहब। 18,000 की घोषणा करके आए अमित शाह जी। हर परिवार को सालाना 18,000 रुपए की घोषणा करके आए, उनके लिए कुछ नहीं फूटा। हमारे 3,000 खटक रहे, उनके 18,000 भी नहीं खटक रहे। और बार बार मुझे समझ नहीं आया पत्रकार महोदय को ये क्यों कहना पड़ रहा है चैनल पर। यहीं पर गच्चा खा गए वो। चैनल पर खुद अपने मुंह से बिना किसी प्रोवोकेशन के पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि मेरा किसी पार्टी से कोई इंक्लिनेशन नहीं है। आप कहते हैं क्या प्रवीण जी बार बार ये कि मेरा किसी पार्टी से कोई इंक्लिनेशन नहीं? किसी पत्रकार को जरूरत पड़ती है अगर कोई आरोप लगाता है तो कहना पड़ता है कई बार, जैसे आपने लगाया उनके ऊपर। नहीं, मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया। मैंने कहा आई सल्यूटेड, मैंने कहा मैं सम्मान करती हूँ उनकी ओपिनियन का, उनकी थिंकिंग का। यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। उससे पहले आपने टैलेंट हंट का भी जिक्र कर दिया था। हर स्कूल ऑफ थॉट का। अब मैं सीधे अगर बात पर आऊं तो ये तो पार्टी विद अ डिफरेंस थे। मैंने जो आतंकवाद के किस्से गिनाए, अगर हम अमित रैना जी का जम्मू कश्मीर लें तो लाल चौक पर डिबेट्स हो रही हैं और बच्चियां जो हैं तिरंगे सिल रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वापस सोने की चिड़िया इंडिया में वापस आ गई हो। नहीं, अच्छा है अगर पर ऐसा हो रहा होगा ना। उन्होंने लाल चौक पर डिबेट की होगी, इनकम्बेंसी, उन्होंने लाल चौक पर डिबेट की होगी। लोग लंबी कतारें देख रहे हैं ना प्रवीण जी, फिर आप मुझे टोक रहे। देखिए लाल चौक पे डिबेट की होगी ना। अरे ऐसा लग रहा था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी प्रवचन दे रहे हैं और डॉक्टर प्रवीण जी ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस था राकेश पंत जी के और मेरे उसमें बार बार खटमल और पिस्सू आपको काट रहे हैं। खैर एनीवेज, हमें आदत पड़ गई है। अब 10 साल हो गए तो हम भी मच गए अब इस पूरे। ये बोलने की आदत पड़ गई है आपको। कोई बात नहीं, ये बोलने की आदत पड़ गई। कतारें हैं ना अमित रैना जी, पत्रकार महोदय जी, मैं नाम भूल गई हूँ, राकेश पंत जी। ये लंबी लंबी कतारें हैं एंटी इनकम्बेंसी की, जो केंद्र में मोदी सरकार 10 साल से बैठी है, तानाशाही कर रही है, दमन कर रही है, यू टर्न्स ले रही है। ये उनके खिलाफ में इतना बड़ा जो टर्नआउट है उसके खिलाफ है। और अभी नतीजों वाले दिन भी मैं फिर आपके चैनल पर इसी डिबेट में बैठना चाहूंगी और फिर आपसे पूछूंगी कि ये लोकतंत्र का महापर्व आपको कितना। आप समय रखिएगा। आपने बताया आप बहुत सारी डिबेट में बैठती हैं, आप समय रखिएगा, अपना जरूर बैठाएंगे आपको। अमित रैना जी, आप बहुत सारी बातें कह दी, मैं बीच में नहीं आता हूं, आप स्वयं संवाद करें। नहीं, देखिए, कहते हैं कि कान में तेल डाल लेना चाहिए, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि बहुत सी समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर में और उन समस्याओं को सुलझाने का समय आ गया। मैंने ये नहीं कहा गिनाई नहीं ना आपने।
आपने सिर्फ खूबियां गिनाई, समस्या अब गिना सुन लीजिए देते तो पता चलता गरिमा कि जी बैलेंस कर रहे हैं आप। गरिमा जी अगर वो आप ऐसे खूबियां गिनाते रहेंगे जनाब, वो बोलना चाह रहे थे बीच समस्याओं को में। एक you- मिनट, you look the other way। अमित रैना जी की आवाज दीजिए, अमित रैना जी की आवाज, बाकी सारे ऑडियो डाउन। जी अमित जी बोलिए। तो देखिए, ये भी सच्चाई है कि सोपोर में राहुल जी आज प्रोग्राम कर रहे थे। देखिए, जम्मू कश्मीर में समस्याएं हैं और बहुत समस्याएं हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। हमने जो आतंकवाद कंट्रोल किया है कश्मीर रीजन में, हमने उसका अपराइज देखा है जम्मू रीजन में, वो एक चैलेंज है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ नेगेटिविटी नहीं ढूंढी, आपको पॉजिटिविटी भी ढूंढनी पड़ेगी इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। ये जो इतने बढ़ चढ़कर नंबर आ रहे हैं, ये पॉजिटिव सिंबल। और बात अगर मैं गरिमा जी से पूछूं कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, चिंता मुझे 370 की नहीं है। आपका अगर मैं खुद प्राइम पिटिशनर रहा हूं 370 के खिलाफ, और अगर मैं चाह सकता हूं कोर्ट में, तो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हक है कि उसको वापस लाने के लिए वो कोर्ट जाए। समस्या यह है कि 370 तक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं रुकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो कहता है कि हमें 1953 से पहले का स्टेटस चाहिए। और 1953 से पहले का स्टेटस ये है कि जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर अपना होगा, प्रेसिडेंट अपना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अपना होगा, और इंडिया सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी देखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं देखेगा। तो आपको कश्मीर में जाने के लिए परमिट चाहिए होगा। तो गरिमा जी, आपको कश्मीर में जाने के लिए परमिट चाहिए होगा, मुझे नहीं चाहिए होगा क्योंकि मैं कश्मीरी हूं, मगर आपके लिए परमिट की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो क्या आप इसके साथ हैं? तो ये जो साइलेंस बना रखा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी मिस्टेक्स करी इस इलेक्शन में। आपने इंजीनियर राशिद जैसे व्यक्ति को छोड़कर अपने 6 साल की मेहनत पे पानी फेर, आपने जमाते इस्लामी को प्रमोट कर कर अपने 6 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया है, आपने बरकाती जैसे आतंकवादी को इलेक्शन लड़ने दिया है, आपने खुद अपने 6 साल की मेहनत। तो इसमें हर पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल गेन के लिए गवर्नेंस को कंप्रोमाइज कर रही है, और ये एक सबसे बड़ा डेंजरस ट्रेंड इस समय चल रहा है। अब इलेक्शन के रिजल्ट क्या आते हैं वो तो जनता डिसाइड करेगी, और जो भी आएंगे सर आंखों पर, क्योंकि डेमोक्रेसी जनता का विल है। और मेरी बार बार विनती है एज ए कश्मीरी की आप प्लीज आगे देखिए। 35 साल से हम शेष भारत से पीछे रह गए हैं, हमारे जीडीपी के इश्यूज है, हम सेंट्रल सब्सिडी पे सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करिए। आपने जितने कमिटमेंट करे हैं, किसी ने भी करे हैं पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में, वो सब सेंट्रल सब्सिडी पे ही हो सकते हैं। आपके पास तो अपना रेवेन्यू है भी नहीं, आप दिल्ली नहीं है जो रेवेन्यू सरप्लस पे चलते हैं। आप 90% स्टेट सेंटर ग्रांट पे चलता है, और सेंटर ग्रांट पे आप आगे जाके कमिटमेंट्स कर रहे हैं उन चीजों की जो आप अपने रेवेन्यू से फुलफिल नहीं कर सकते। तो ये झूठ है, ये सारी दुनिया को पता है ये झूठ है। तो प्लीज फोकस करिए उस विजन डॉक्यूमेंट में जिसमें आप स्टेट को आगे इंप्रूव कर सकते। जी, उमर अब्दुल्ला कह रहे थे राकेश जी कि आपको फोकस करना चाहिए जम्मू में, वहाँ पर आप कमज़ोर हो रहे हैं, घाटी में हम संभाल लेंगे। दूसरा अभी राशिद इंजीनियर का क्योंकि जिक्र कर दिया जैसे ही अमित रैना जी ने, तो मेरे जहन में वो सवाल भी आ गया। मैं चाहता था क्योंकि चर्चा अभी तक वहाँ जा नहीं पा रही थी, विषयांतर लगातार हो जा रहा है, लेकिन घाटी आपके लिए क्या एक चुनौतीपूर्ण एक जगह है? और आप वहाँ पर फिर जब राशिद इंजीनियर, जमाते, ये सब जितने भी संगठन या जो अमित रैना जी अभी कह रहे थे डिटेल में, ये सारी स्ट्रैटेजिकल क्या पॉलिटिकल गेन के लिए है? आप उलझाना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को? देखिए, यहाँ तक कश्मीर में गेम की बात है, और मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की ये जो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों की सीट जो है वो है एक 32 पर चुनाव लड़ रही है और बाकी जो बची हुई सीटों पर चुनाव। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे लिए जम्मू फोकस नहीं, कश्मीर फोकस नहीं, हम जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, अभी यहाँ इंजीनियर राशिद की बात हुई, तो हमने पहले ही कहा है कि देश विरोधी ताकतों के साथ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार सख्ती के साथ निपटेगी। लेकिन हमेशा ये बात उठती रही है कि कश्मीर में जो कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भारत की सरकार बात करेगी या नहीं करेगी। भारत के आईन में, भारत के संविधान में जिसका विश्वास है, भारत की मुख्य धारा में जुड़कर जो भारत के साथ बात करना चाहता है, और इंजीनियर राशिद अभी मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, उन्होंने वहां शपथ जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत ली है, भारत की संविधान की मुख्य धारा के अंतर्गत ली है। तो इसलिए इंजीनियर राशिद का जो भी होगा वो आपकी कश्मीर की जनता देखेगी। यहां तक हमारी बात है, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात इन कांग्रेस की,
कि वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कश्मीर की जो बात है, ये आरडीएक्स, अभी इन्होंने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी पीछे गरिमा जी ने कि आरडीएक्स कहां से आया वो पता नहीं चला। अरे भाई, आरडीएक्स आपके मित्रों ने भेजा, आप जहां की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ नहीं है, हमारा बॉर्डर कश्मीर पाकिस्तान के साथ लगते हैं, अभी के मित्रों ने भेजा यहाँ पर आरडीएक्स, जिनके साथ आप बात करने की वकालत करते हैं, और वहां से ही सारा जो आता है नशा वहां से आता है। उसके बाद ये जो बॉम्ब और क्लाशनिकोव जो है वो वहां से आती है। इसी को बंद करने के लिए ये हम भी लोग जो है विषयांतर हो वो प्रयास जाएगा कर रहे हैं। और राकेश जी, ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी हुई हैं। मैं चाहूंगा गरिमा जी आप थोड़ा सा इस पर भी फोकस करें। मैं अपना प्रश्न रख देता हूं स्पष्टता के साथ में कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप गए हैं, आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कह रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब आपके पास पर्याप्त सीटें आ जाती हैं और सरकार बनाने की स्थिति बनती है, उस समय जब आप वोट मांगने के लिए जाते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें रखते हैं जो ये बताता है कि आप उनके इमोशंस को कितना समझ रहे हैं। जैसे 370 की बात है, कई पहाड़ों के नाम बदलने की बात जो है वो उस पर भी बड़ा हमने चर्चा करी थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही प्रवक्ता थे और वो उलझ गए थे क्योंकि उनको अपना घोषणा पत्र नहीं पता था। बाद में सिद्ध हुआ कि सचमुच में पहाड़ों के नाम बदलने का जिक्र किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में। कुछ बातें अभी अमित रैना जी ने भी कही है कि जो घोषणा पत्र में और चिंताजनक दिखाती हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस उसके साथ में जुड़ी भी रहना चाहती है और थोड़ी सी एक दूरी भी बनाए रखना चाहती है। ये थोड़ी अजीब स्थिति है। हाँ, ये वही स्थिति है जो मोदी जी की महबूबा जी के साथ थी, और जो बहुत प्रेम आज इनका राष्ट्रीय झंडे से उमड़ रहा है राकेश पंत जी का, कि इनको बच्चियां राष्ट्रीय झंडा सिलते हुए दिख रही हैं। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराओगे नहीं, और आज उमड़ उमड़ के छद्म राष्ट्रवाद दिखाओगे पूरे देश को। ऐसा है, अब आप बेनकाब हो चुके हैं। अभी एंकर महोदय, आपने एक नापाक इरादे की बात कही ब्रेक से पहले कि कुछ नापाक लोगों ने जहनियत बिगाड़ दी जम्मू कश्मीर की। वो राकेश पंत जैसे नापाक लोग होते हैं जो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पाकिस्तान से बनकर आया है। इस तरह की अनर्गल और आपत्तिजनक टिप्पणी को इस चैनल में यदि आप स्वीकार करते हैं, मैं स्वीकार नहीं करूंगी। ये प्रवक्ता जो भाजपा के हैं, ये ना तो मैंने वो टिप्पणी स्वीकार करी, ना आपका ये नापाक शब्द में स्वीकार कर रहा हूं, पर मैं क्या करूं, लोग देखते हैं। मैंने उनकी वो टिप्पणी स्वीकार नहीं करी, मैंने कहा विषयांतर कर रहे हैं आप। दूसरा, आपने भी जो उनके लिए शब्द यूज किया, मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूं। वो भी मैं असंसदीय शब्द मानता हूं, क्योंकि सभी मेहमान हैं, आप लोग बातचीत करते हैं। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा टेलीविजन डिबेट करते हो तो आपकी आदत बन जाती हो, बट आमतौर पर आप कभी ये कार्यक्रम देखा करिए तो आपको लगेगा कि इसमें चर्चा भी हो सकती है और एक सार्थक चर्चा हो सकती है। सिर्फ बहस करने का कोई मतलब नहीं रहता है। पता चल गया भाई, मजमून देख के लिफाफे के अंदर क्या है वो पता चल गया मुझे। मुझे आज ही बैठकर पता चल गया कि कैसी डिबेट्स होती होंगी। मैं राकेश पंत जी की बात पर बात कर रही हूँ। यही वो धारा प्रवाह बोल रहे थे, आप चुप थे। आप इस डिबेट को दोबारा देखिएगा, आपको खुद पक्षपात गरिमा नजर जी, ये आएगा। बहुत पुरानी टैक्टिक्स हो गई, बहुत पुरानी टैक्टिक्स हो गई। थोड़ा सा अपग्रेड करिए अपने आप को प्रवक्ता के तौर पर। ये बहुत पुरानी टैक्टिक्स हो गई, बहुत पुरानी टैक्टिक्स हो गई कि आप बार बार मीडिया को बोल दें ऐसा है इस मंच। जब आप घिर जाओ, जब आपके पास बोलने को ना हो, आप कहीं की बात कहीं, रेल दुर्घटनाओं को आप जम्मू कश्मीर चुनाव पर ले आती हैं, आप कहीं की बात कहीं ले आती हैं, और उसके बाद में जब आपके पास बोलने को कुछ ना हो तो मैंने ये देख लिया अमित रैना ऐसे हैं, फयाज हमीद ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इनको कुछ भी बोल दो। अरे मैं खुद धन्य हो गया आज आपको डिबेट में बैठा के। जी बोलिए नहीं ना बैठाइएगा आप। नहीं, मैं तो धन्य हो गया। मैं तो आपका स्वागत कर रहा हूं भाई। अरे मैं क्यों नहीं बैठाऊंगा, मैं तो खूब बैठाऊंगा। आपने वादा किया है, आप नतीजे के दिन बैठेंगे। आपने वादा किया है, आप नतीजे के दिन। हाँ, आपने वादा किया। अरे सुनिए तो सही गरिमा जी सुनिए तो सही। गरिमा जी सुनिए तो सही। नहीं जी, पूरी डिबेट में राकेश पंत की कोई टिप्पणी ऑब्जेक्शनेबल नहीं रही। चलिए ठीक है, फिर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पाकिस्तान से बनकर गलत है। ये भी आपको पूरी लिंक भेजी जाएगी, जहां पर आपत्तिजनक है वहां आपत्तिजनक बोला गया है, आपको भेजी जाएगी लिंक। राकेश जी बोल, आप सुनिए भी, आप बोलती रहेंगी तो सुनेंगे कैसे। मैं गरिमा जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आपत्तिजनक बोला है। आप ही बताइए, उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर जाकर नहीं कहा कि आप मोदी सरकार के विरुद्ध हमारी मदद कीजिए, जिहाद छेड़िए मोदी को हटाने के लिए? क्या ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है?
आप वहां जाकर बात करते हैं पाकिस्तान की धरती पर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात दोस्तों करते ने हैं। भेजा कहाँ आपकी ये है? जिहादी मानसिकता सतपाल जो है वो मलिक कहाँ कलाई जाएगी और खोल हमारे चुके शत्रु हैं। देश के क्यों साथ नहीं आप वहां जवाब पर बात देते करते हैं? सतपाल कैसे मलिक की जस्टिफाई बात पर करेंगे आप राकेश इसको? आपके और हम जब द्वारा बात करते हैं कि आप नियुक्त वहां की गवर्नमेंट डिक्टेशन के साथ सतपाल चलती है मलिक, तो क्या why बुराई don't करते you हैं इसमें हम लोग? आपका चेहरा बेनिकाब होता है जम्मू कश्मीर के युवाओं के सामने। और बिल्कुल सही कहा। आज बिल्कुल राहुल गांधी यहाँ पर आकर स्कीइंग का आनंद लेते हैं, यहाँ पर सभाएं करते हैं, वहां पर सड़कों पर पैदल घूमते हैं। तो ये क्या है? ये बदलाव है 370 जाने के बाद। 370 जाने के पहले राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में आए। नॉर्थ समझ में आप बताइए ना, ये अगर हो गया तो फिर फैयाज कंगना रनौत के बयान से हरियाणा खिसक ये गया बड़ा ना। लंबा जाएगा, देखिए कंगना रनौत के कुछ नहीं बयान निकलना से है इससे। हरियाणा खिसक फैयाज हमीद भी मौजूद है, अमित रैना भी मौजूद है। फैयाज भाई, मुझे ये बताइए कि अभी आप वोटिंग टर्नआउट और बाकी चीजों को देखते हुए किस तरह के समीकरण देखते हैं? राशिद इंजीनियर भी बाहर हैं, छोटे छोटे निर्दलीय बहुत सारे छोटे छोटे दल, ये सब भी जो है काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो चुनाव किस तरफ जा रहा है, थोड़ा सा ये बताइए। मुझे ये लग रहा है कि जो इलेक्शन हुए या अभी हो रहे हैं, 2 फेज हुए हैं, अभी तीसरा होने 3 फेज में है, तीसरा अभी होने वाला है 1 अक्टूबर को। मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, एक तो इंडिया अलायंस में अपना एनसी और कांग्रेस है, दूसरा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बीजेपी, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, और यहाँ पे ये बातें भी चल रही है कि इंजीनियर भी उस चीज का एक हिस्सा है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में वो पता लग सकता है कि ये सही है गलत है। लेकिन एक बात जरूर है कि शायद हमारी जो आने वाली सरकार होगी वो मिली जुली सरकार होगी। अब वो किसकी होगी वो आने वाला वक्त ही बता सकता है। राकेश जी। जी जी, ये घाटी रीजन में इस तरह के समीकरण हैं अपरोक्ष रूप से। मैंने हालांकि पहले भी पूछा था, लेकिन फैयाज बोल रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार और एड्रेस करें इस बात को आप। नहीं, यहाँ तक फयाज साहब की दूरदर्शिता का सवाल है, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। उनकी अपनी थिंकिंग हो सकती है इस मामले में कि किस तरह की सरकार बनने जा रही है और क्या होगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 50 का आंकड़ा भी पार करेगी, अपनी सरकार भी बनाएगी, और उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के लिए जो विजन है, शांति का विजन, प्रगति का विजन, जम्मू कश्मीर को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने का विजन उस पर काम भी करेगी। और वो जम्मू कश्मीर में वो शांति को स्थापित करेगी जिसकी आस जो है वो जम्मू कश्मीर का युवा और जम्मू कश्मीर के नागरिक लगाए। जी, गरिमा जी, आप बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार क्यों आएगी जम्मू कश्मीर में? आप क्या कहना चाहेंगे अभी क्लोजिंग कमेंट में? देखिए, कश्मीर में तो 100% जो है कांग्रेस और एनसीपी को जाएगा। एक सीट भी भाजपा की नहीं आएगी कश्मीर में, ये जान लीजिए। और जम्मू में भी बहुत हमको उम्मीदें हैं। और कहीं ना कहीं ये जो शांति का विजन मोदी जी का है, राकेश पंत जी जरा कान में धीरे से मेरी तरफ से इल्तिजा कर दीजिएगा, मणिपुर के लिए ये विजन नहीं है क्या? ये शांति का विजन केवल जम्मू कश्मीर के लिए है। सिलेक्टिव राजनीति करते हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, पहले नहीं है, 3 खानदानों के खिलाफत कर रहे थे। ये भाजपा ही पहले कह रहे थे, अब्दुल्ला फैमिली, गांधी फैमिली और महबूबा मुफ्ती फैमिली के खिलाफत बोल रहे थे। अब 2 दिन से मैं देख रही हूँ भाजपा के प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ गांधी फैमिली और अब्दुल्ला फैमिली के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ वही वाला सीन 2014 वाला फिर से दिखाई पड़ रहा है कि महबूबा जी के साथ अंदर खाने कुछ इनकी गलबैयां हो रही होंगी, दोबारा से सरकार बनाने की बातें हो रही होंगी। इसीलिए पहले तो 3 खानदान के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, अब 2 ही खानदान के खिलाफ। का हिस्सा है वो भी शायद इनके पास नहीं होगा। अब महबूबा, पीडीपी का तो कहना है साफ कि जो 370 लाएगा हम उसके साथ में है। मुझे कुछ खुशबू नहीं, पीडीपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हमारे शांति दूत मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे? गरिमा जी, पीडीपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जो 370 लाने की बात करेगा हम उसके साथ में है। सुलग रहा है, 13 महीनों से मणिपुर सुलग रहा है सर। नग्न अवस्था में महिलाएं घुमाई जा रही। मणिपुर गरिमा जी, कंट्री, डू यू एग्री और नॉट? गरिमा जी, पीडीपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। गरिमा जी, पीडीपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जो 370 लाएंगे हम उनके साथ में हैं। नहीं, वही तो मैं कह रही हूं। मैं तो केवल एक अफवाह की बात कर रही हूं ना, कि पहले मैं जब डिबेट्स में जुड़ रही थी तो भाजपा के प्रवक्ता 3 खानदानों के खिलाफ बोल रहे थे हल्ला। अब वो केवल अब्दुल्ला फैमिली और गांधी फैमिली पर। आज तो मेरे नेता ने कह दिया जाकर
ठीक है, चलिए फैयाज हमीद आप बताइए मुझे कि पीडीपी जो है वो बेचारी एकदम एक किनारे हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का समीकरण बन गया, बीजेपी का अपना आपने एक समीकरण बताया, छोटे छोटे दल हैं उसमें बहुत सारे लोग, ये पीडीपी का क्या होने वाला है? जहां तक मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूं तो नॉर्थ कश्मीर में जो हमारी कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पीडीपी का ठीक वोट बैंक है। कल महबूबा मुफ्ती की बेटी भी यहाँ आई थी, लोगों ने काफी उसको वेलकम भी किया था। कहने का मतलब ये जो पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स जो है, हम इसमें देख रहे हैं कश्मीर की पॉलिटिक्स में सिर्फ इमोशंस को इस्तेमाल किया जाता है और आज भी पीडीपी भी पॉलिटिक्स में मैं समझ गया। एक लाइन में कहा जाए तो कड़ा पसीना सारे दलों को बहाना पड़ रहा है, राजनीति की तरह हो रही, सिर्फ इमोशन पर नहीं खेला जा रहा है। लेकिन ये अच्छी चर्चा रही, इसमें काफी कुछ जानने समझने को मिला। राकेश पंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमित रैना भी थे काफी देर तक, बहुत धन्यवाद उनका, फैयाज हमीद आपका बहुत धन्यवाद, गरिमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खूब लड़ी आप आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन नतीजे के दिन आपको रहना है जैसा आपका वादा है।